नमस्कार मित्रों, मैं राम नरेश सिंह अपने YouTube चैनल स्टडी विथ राम नरेश सर में आपका स्वागत करता हूं। और मेरी पिछली वीडियोस मोटिवेशनल और एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल पे आपने जो मुझे स्नेह और अपार प्यार दिया है उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें एवं जीवन में आगे बढ़ें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपके बीच में पुनः उपस्थित हूं। और पिछली बार की तरह ही एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक, ब्रिटिश भारत के जो ब्रिटिश वायसराय थे उस पर हम लोग उस टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे। और ये इतना ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जितना ब्रिटिश गवर्नर जनरल का था, उससे कहीं अधिक इम्पॉर्टेंट है। और पिछली तरह की अपेक्षा इस बार मैं इसे और संक्षेप से उसके अति महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ करता जाऊंगा, जिससे कि आपकी किसी भी परीक्षा में आने वाले प्रश्न खासकर इस टॉपिक से संबंधित कोई गलत ना हो। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ब्रिटिश वायसराय, जैसा कि हम लोग जानते हैं, अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और 1857 का विद्रोह उसके समय में होता है। 1858 के एक अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल वायसराय के रूप में उसका पद परिवर्तित हो जाता है और वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन एक प्रतिनिधि के रूप में भारत में काम करता है। तो पहला जो वायसराय है उसे हम लोग देख लेते हैं, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 इसका टाइम होता है, लेकिन वायसराय के रूप में इसका जो कार्यकाल है वो 1858 से 1862। इसके समय में 1858 का अधिनियम पास होता है, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो जाता है, भारत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन समाप्त हो जाता है। इसी के समय लॉर्ड विल्सन को बजट का जन्मदाता माना गया है। और सबसे बड़ी बात है कैनिंग कि 1857 ईस्वी में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बंबई की स्थापना कैनिंग के समय में हो जाती है। ये पहला वायसराय। दूसरा एल्गिन प्रथम के समय वहाबियों का ये पूरी तरीके से दमन कर देता है। तो वायसराय चूंकि हम पढ़ने जा रहे हैं, पहली शुरुआत कैनिंग से हो गई, एल्गिन उसका है। उसके बाद शेष जितने भी वायसराय हैं 1857 तक, उसको अति संक्षेप में 2 लाइन में लिखते हुए सभी की चर्चा करते चले जाएंगे। उनके कार्यकाल, उनका क्रम, उनके समय में महत्वपूर्ण घटनाएं जो भी घटी हैं, सब कुछ एकदम कंफर्म हो जाएगा, एक भी पैसे का कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए हम लोग एक सूत्र में, एक लाइन में इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से वायसराय का कार्यक्रम चल रहा है। छोटी सी लाइन है, एक अंग्रेज है। इसी लाइन को ध्यान से सुनिएगा। लाइन 1 मिनट की रहती है, लेकिन सारा कुछ उसी के अंदर समाहित हो जाता है। एक अंग्रेज है जिसका नाम लामेनाली है। क्या नाम है? लामेनाली। याद करते चलिए, मेरे साथ साथ याद करते चलिए। लामेनाली नाम के एक अंग्रेज है, वो रिंडफ लेंस लगाता है। उसके चश्मे में कैसा लेंस है? रिंडफ लेंस। और क्यों ना हो, क्योंकि इतने ब्रिटिश साम्राज्य का उसको देख रेख करना है, सब पे नजर रखनी है, तो बड़ी पावर का लेंस है। अब तो याद आ गया होगा, रिंडफ लेंस। रिंडफ लेंस का प्रयोग करता है। और जानते हैं वो एक महाफोर्जरी था, महाफोर्जरी, धूर्त, बदमाश, है ना। अंग्रेज तो थे ही, नीयत उनकी बहुत अच्छी नहीं थी। अनजाने में जो भारत का लाभ हुआ वो तो होना ही था, क्योंकि अपने लाभ के लिए वो भारत का लाभ होना कुछ स्वाभाविक था। लेकिन अपना राज्य स्थापित करने के लिए, अपना काम चलाने के लिए उन्होंने सारे हथकंडे अपनाए। जैसे कि आप छोटी सी क्लासों में पढ़े ही होंगे कि अंग्रेजों ने अपना राज्य स्थापित करने के लिए, अपना लाभ कमाने के लिए साम, दाम, दंड, भेद आदि सभी तरीके अपनाए थे। तो क्लियर हो रहा है ना। लामेनाली नामक एक अंग्रेज था जो रिंडफ लेंस लगाता था। वो एक महाफोर्जरी था, लेकिन जो खुशी की बात है, उसकी पत्नी जो थी, उसकी वाइफ जो थी, वो बहुत अच्छी थी। उसका नाम था इवे लिवेमा। क्या नाम था? इवे लिवेमा। उसका सुधारवादी दृष्टिकोण था और वो चाहती थी
तो हमारे लिए उसके साथ साथ एक खुशी की बात आती है कि अंग्रेज तो फोर्जरी था, लेकिन उसकी पत्नी के दृष्टिकोण बहुत बेहतर था। चलिए इसी लाइन पे हम लोग इस लाइन को पहले लिख लेते हैं। इस लाइन को आप याद रखिएगा, उसके बाद क्रम से एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। लामे नाली, ये एक अंग्रेज था, या रिंडफ लेंस, रिंडफ लेंस। लामे नाली एक अंग्रेज था, रिंडफ लेंस लगाता था, और क्या था, ये महाफोर्जरी था। यह एक महाफोर्जरी था। इसी को आपको याद रखना है कि ये महाफोर्जरी था, बट उसकी पत्नी, उसकी वाइफ, ये आपको याद करने के लिए है, उसकी पत्नी, ये जो नाम आता है बहुत महत्वपूर्ण है, इवे लिवेमा, इवे लिवेमा बहुत अच्छी थी। इवे लिवेमा बहुत अच्छी थी। इसी लाइन में आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं। लामे नाली एक अंग्रेज था, या रिंडफ लेंस लगाता था, ये एक महाफोर्जरी था, बट उसकी पत्नी बहुत अच्छी थी। अब चलिए हम सारे वायसराय के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ चर्चा करेंगे, जिसका हर एक फैक्ट किसी न किसी एग्जाम में या तो आ चुका होता है या उसकी आने की पूरी संभावना रहती है। और साथ ही साथ जब तथ्य के साथ आपकी तैयारी हो जाएगी, क्रोनोलॉजी कंफर्म हो जाएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बहुत आगे चला जाएगा। तो शुरू में कौन थे, जो कि का से हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। का से कबूतर सभी ने पढ़ा है ना, हमारी वर्णमाला का शब्द है। तो का से केनिग आया। अब एक बार पुनः हम लोग केनिग में, जो मैं बता चुका हूं, विल्सन इसके समय में बजट का जन्मदाता माना जाता है। प्रथम वायसराय बनता है, गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ कलकत्ता, मद्रास, बंबई में एक विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। उसके बाद एल्गिन, समय इनका 1858 जो वायसराय के रूप में है, 1858 से 1862। उसके बाद एल्गिन फर्स्ट 1862 से 1863। एल्गिन के समय में जो महत्वपूर्ण घटना घटी थी, इसने वहाबियों का दमन किया था। वहाबी आंदोलन था ना जो चल रहा था, और इसके समय में उसका पूरी तरीके से दमन हो गया। तो ये अल्फाबेटिकल अंग्रेजी वर्णमाला का हमारा का से कबूतर। अब इसके बाद हम लोग सीधे सूत्र में आते हैं। सूत्र क्या है, लामे नाली, पहला अक्षर ला, लामे नाली। लामे नाली, लॉरेंस, लामे नाली में आया पहला ला, लॉरेंस 1864 से 1869। लामे नाली के समय की जो महत्वपूर्ण बात है, इसने अफगानिस्तान के प्रति अकर्मण्यता की नीति अपनाई थी। उसके बाद में एक एक अक्षर में देखे चलते हैं। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो के समय बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इसने कृषि विभाग की स्थापना इसके समय में हुई है। अर्थ विकेंद्रीकरण का जन्मदाता लॉर्ड मेयो माना जाता है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण जो सबसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 1872 इसका जो कार्यकाल है, 1869 से 1872। भारत की प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में होती है, लेकिन ये स्थायी जनगणना नहीं थी। साथ में एक महत्वपूर्ण इसके साथ दुखद घटना होती है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में
एक पठान कहते, वो सनकी था, पागल था, लॉर्ड मेयो की छुरा भोंक करके इसकी हत्या कर देता है। इसके पहले आप याद करिए भारत में किस गवर्नर जनरल की मृत्यु हुई थी? वो स्वाभाविक मृत्यु थी, लॉर्ड कार्नवालिस, याद आ गया होगा, जिसकी समाधि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में बनी हुई है। इस तरीके से ये केनिंग, एल्गिन, फिर लामे नाली में तक आ गया। अब इसके आगे आप देखिए, एक एक सन को कंफर्म करने से जब आप 2 बार पढ़ लेंगे तो फिर मुश्किल नहीं होगा, लेकिन उससे क्रोनोलॉजी क्लियर हो जाती है। तीसरा शब्द आया नॉर्थ ब्रुक, नॉर्थ ब्रुक। इसके समय में क्या होती है, ये बड़ौदा राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेता है। हाँ, इसके बाद फिर 1876 से 1880 लॉर्ड लिटन वायसराय बन के आता है। इसके समय में एक राजसी एक्ट अधिनियम पारित होता है और महारानी विक्टोरिया 1877 में भारत की साम्राज्ञी बन जाती है। लॉर्ड लिटन में साथ साथ ही है, इसने आर्म्स एक्ट यानी बिना लाइसेंस के कोई भी शस्त्र नहीं रख सकता है, उस अधिनियम को पास किया। साथ ही साथ 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अधिनियम पारित किया और जिसका मेन उद्देश्य था अखबारों में प्रतिबंध लगाना, और वो पहला जो प्रतिबंधित जो शिकार हुआ इसके प्रति उसका, तो वो हुए थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर का सोम प्रकाश। बहुत ही साहित्यिक व्यक्ति था, बहुत विद्वान था, और इसलिए इसको लॉर्ड लिटन को ओवन मेरेडिथ के नाम से भी जाना जाता है। तो फिर हम कहाँ पे आ गए, लामे नाली या रिंडफ लेंस लगाता था। कैसा लेंस? रिंडफ। रिपन के बारे में बहुत कुछ कहा गया। सभी लोगों ने, ब्रिटिशी लोगों ने, भारतीय लोगों ने, सारे लोगों ने रिपन की बहुत ही अधिक प्रशंसा की है। और उसका जो मेन कारण था, रिपन का उद्देश्य ही था, रिपन जब यहाँ पे आया था ना, उसने स्वयं बोला था कि मेरी तारीफ तब करना जब मेरा प्रशासन देखना। सोचिए ना, जिसके अंदर इतना बड़ा उद्देश्य छिपा होगा तो निश्चित रूप से अच्छा काम ही किया है। क्यों? इन्हें गोपाल कृष्ण गोखले ने सज्जन रिपन के नाम से संबोधित किया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इनको भारत का उद्धारकर्ता के रूप में कहा, और रिपन ने कई ऐसे सुधारात्मक कार्य किए कि जिससे स्वयं भी लगा कि वाकई में रिपन एक बहुत महान व्यक्तित्व का व्यक्ति था। अब उस पर रिपन ने सबसे बड़ी बात तो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत ये करता है, जिसकी शुरुआत दक्षिण भारत में मद्रास से हो जाती है। उसके साथ साथ 1881 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री एक्ट अधिनियम पास करता है। उसको ये लगाव था कि जो ये नौनिहाल हैं, छोटे बच्चे हैं, इनका जीवन मजदूरी में, कारखानों में पूरे खत्म हो जाता है। उसने ये अधिनियम पास किया और उस पर यह नियम बनाया कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता, और 7 से 12 साल तक के बालक को 9 वर्ष से अधिक काम करने पे पूरी तरह इसने रोक लगा दिया। और इसने क्या किया, साथ साथ फैक्ट्री अधिनियम के साथ इसने एक इल्बर्ट बिल प्रस्ताव पास किया, जिसमें बात बहुत सामान्य सी थी कि एक निश्चित रूप से कि भारतीय मजिस्ट्रेट भी अंग्रेजों का मुकदमा सुन सकते हैं, लेकिन इतना इसका अंग्रेजों ने विरोध किया, इतना ज्यादा प्रबल विरोध किया कि इसको इल्बर्ट बिल जो 1883 में इसको वापस लेना पड़ता है। इसका समय 1880 से 1884। देखिए सन कंफर्म रहता है ना, तो मुझे याद आ गया 1883 में इल्बर्ट बिल, तो उससे आपको क्लियर हो गया कि इसी के समय पेश हुआ है। इल्बर्ट बिल वापस लेना पड़ा। साथ ही साथ हंटर आयोग जो शिक्षा से संबंधित है वो भी रिपन के समय पारित होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि लामे नाली नामक अंग्रेज रिंडफ लेंस लगाता था। अब इसके आगे रिंडफ के आगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वायसराय है, जिसके समय एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी है, वो है लॉर्ड डफरिन। इनका जो समय है 1884 से 1888। इन्हीं के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। संस्थापक उसके एक सिविल सर्वेंट थे, ए.ओ. ह्यूम, वो उनकी स्थापना करते हैं। तो रिंडफ लेंस, अगले लेंस डाउन,
लैंस डाउन 1888 से 1894 ईस्वी। लैंस डाउन 1888 से 1894 ईस्वी। इनके समय जो महत्वपूर्ण बात है वो अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो डुरंड रेखा खींची गई है, जो दोनों की सीमा रेखा को निश्चित करती है, उस रेखा का नाम डुरंड रेखा है, वो इसके समय में खींची गई है। इसके बाद फिर वह रिंडफ लेंस लगाता था। यह एक रिंडफ लेंस लगाता था। यह एक, देखिए ना, यहां फिर आ गया एल्गिन द्वितीय। एल्गिन द्वितीय के समय इसका एक कथन बहुत महत्वपूर्ण है और इसने ये कहा था कि भारत को तलवार के बल में जीता गया है और तलवार के बल में ही इसे रखा जाएगा। सोचिए ना, एक ऐसी धारणा बना के आया था, ऐसा लगा था कि ये शासक के रूप में आया है और इसको सारे अधिकार प्राप्त हैं, कब क्या करना है, जैसे भी ये सही रहे वैसे इनको सही रखना है। तमाम लोगों ने इस कथन की बहुत निंदा की। और वहीं देखिए, रिपन के लिए सज्जन, उद्धारक, और वो स्वयं कहता है। तो ये आप लोगों के लिए भी एक इतिहास कहते हैं ना कि हमें सिखाता है, चलना सिखाता है, जीना सिखाता है, घनघोर आंधियों से लड़ना सिखाता है और इतिहास के महान व्यक्तित्वों से हमें सीख लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करता है। जैसे रिपन को आप देखिए, रिपन के विषय में जितनी जानकारी आप रखते हैं, कहते हैं कि रिपन जब यहाँ से गया था तो लोग उसके ऊपर फूलों की बरसात कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, तमाम लोग दुखी थे, उसे जाने नहीं देना चाहते थे। ऐसे ही तो आप लोगों को भी होना है। आप में जो भी जिस पद पे बैठेगा, लेकिन अगर ईमानदारी से, एक अच्छे मन से अधिकार करेगा तो निश्चित रूप से आपकी महत्ता अपने लिए, इस राष्ट्र के लिए बहुत अधिक हो जाएगी। ये ही आपको करना है। इसके बाद वो एक एल्गिन द्वितीय कथन। अब एक आ जाता है, ये आता है कर्जन। कर्जन 1899 से 1905, एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899, 1894 से 1899, 1899 से 1905। कर्जन ने बहुत अधिक सुधार किए ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत करने के लिए। जैसे डलहौजी का काम हो रहा था, उसी तरह कर्जन ने भी बहुत अधिक काम किया। सबसे बड़ा इसके जो सुधारात्मक काम थे, इसी के समय में 1904 में विश्वविद्यालय आयोग रैली की अध्यक्षता में गठित किया गया। सिंचाई आयोग इसके समय में गठित किया गया। 1901 में रेलवे आयोग का गठन कर्जन के समय किया गया। देखिए यहाँ पे कितना कंफ्यूजन करता है क्वेश्चन। रेलवे आयोग, आप याद करिए कि रेलवे की स्थापना किसके समय हुई थी, जो मुंबई से थाड़े के बीच में चलती है, 1853 में, डलहौजी के समय। अगर आ गया कि रेलवे आयोग की स्थापना किसके समय में हुई और विकल्प में डलहौजी दे देगा, जो कि देगा ही, तो फिर हमें कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन रेलवे आयोग की स्थापना कर्जन के समय में होती है। इसमें पूसा में कृषि अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना करता है। पुलिस विभाग की स्थापना करता है, जिसके ही अंदर एक CID विभाग की भी स्थापना करता है। और इसका जो पुरातत्व विभाग की स्थापना इसी के समय में होती है। देखिए कितना ज्यादा काम करता है। पुरातत्व विभाग की स्थापना इसी के समय में होती है और जिसके जो पहले अध्यक्ष हैं वो लॉर्ड कनिंघम चुने जाते हैं। लेकिन लॉर्ड कर्जन का जो सबसे वैसा काम था, जब से एक गलत काम था, राष्ट्रीय आंदोलन की गति को दबाने के लिए इसने बंगाल का विभाजन कर दिया। 1905 में बंग भंग के नाम से जाना जाता है, बंगाल का विभाजन। और इसका ये तर्क ये था कर्जन का कि ये हमने प्रशासन की सुविधा को देखते हुए हमने ये विभाजन किया है। लेकिन यथार्थ आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन की गति को कमजोर करने के लिए इसने ये काम किया हुआ था। तो ये लॉर्ड कर्जन। इसके बाद वह एक महाफोर्जरी था। कैसा था? महाफोर्जरी। लॉर्ड कर्जन आप बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह रिपन महत्वपूर्ण है, उसी तरह लॉर्ड कर्जन से क्वेश्चन कुछ ना कुछ जरूर बनता है। इसके बाद महाफोर्जरी, मिंटो द्वितीय, जिसका कार्यकाल है
1905 से 1910। मिंटो द्वितीय के समय में मार्ले मिंटो सुधार आता है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का ये आता है, जिसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। और भारत में जो भारत विभाजन की जो अगर बीज रूप में जाएं, उसके शुरुआती रूप में जाएं, तो वो मिंटो द्वितीय ही पड़ता है। यहीं पे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की इसने शुरुआत कर दिया था और ये छोटा सा बीज 1947 में एक बट वृक्ष के रूप में बन करके भारत को 2 भागों में विभाजित कर देता है। साथ ही साथ मिंटो द्वितीय, इसका जो मेन प्रमुख कार्य है मिंटो का, वो यही रहता है। उसके बाद ये महाफोर्जरी हार्डिंग्स द्वितीय, महाफोर्जरी हार्डिंग्स द्वितीय 1910 से 1916। हार्डिंग्स द्वितीय के समय में दिल्ली दरबार 1911 में होता है और साथ साथ ये दिल्ली को कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर कर देता है। ये हार्डिंग्स के समय में ये काम होता है। और जो इसका मेन काम है, जो बहुत सराहनीय कार्य रहता है, जो कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था, उसको हार्डिंग्स द्वितीय रद्द कर देता है। उसके बाद आता है जेम्स फोर्ड, फोर्जरी था, जेम्स फोर्ड। देखिए जेम्स फोर्ड 1916 से 1921, 1916 से 1921। देखिए ना, इससे कंफर्म क्या हो जाता है कि जैसे आपको टाइमिंग मालूम है, थोड़ा मुश्किल हो सकता है याद करने में, सन याद करना है, लेकिन जब आप इसको 2 बार देख लेंगे, एक बार सारी घटनाएं क्रम से ऐतिहासिक घटनाएं आपको याद हो जाएंगी, तो ये सन याद करना भी बहुत मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर सब कुछ कहीं मुश्किल भी होती है तो जो प्रमुख वायसराय हैं उनके सन तो याद करना बिल्कुल कंपलसरी है। इसके समय में 1919 का भारत शासन अधिनियम पास होता है, जिसमें संवैधानिक सुधारों की एक तरह से गति शुरू हो जाती है। और इसी के समय 1916 से 1921 जलियांवाला बाग हत्याकांड भी होता है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी होती है, रौलेट एक्ट इसी के समय पारित होता है। इस तरीके से जेम्स फोर्ड के समय की ये महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। उसके बाद महाफोर्जरी रीडिंग, ये ना री से रीडिंग, ये 1921 से 1926। इसके समय की कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं है, बस एक बात ये पूछता है कि ये रीडिंग एक यहूदी था। जितने भी वायसराय हुए हैं उस पर एकमात्र यहूदी ये लॉर्ड रीडिंग था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद फिर महाफोर्जरी था, इतनी बात तो समझ में आ गई। फिर से एक बार मनी मंदुरा लीजिए, का से केनिंग, ए से एल्गिन फर्स्ट। उसके बाद लामेन अली अंग्रेज एक रिंड ऑफ लेंस लगाता था, वो महाफोर्जरी था। लेकिन अब उसकी पत्नी के बारे में, उसका नाम क्या था, मैंने पहले लिखा है इवेलिवेमा, तो अब आया इरविन। इरविन का जो टाइम है 1926 से 31। अब देखिए, जब आप सन क्लियर कर लेते हैं तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के विषय में जांच करने के लिए साइमन कमीशन भी इसी के समय आता है। 1927 में पास होता है, लेकिन मुंबई में 1928 में उतरता है, पहली घटना हो जाती है इरविन में। इसी के समय में गांधी इरविन समझौता भी होता है। इसी के समय में 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन प्राप्त होता है, शुरू होता है, और जिसमें ये मांग की जाती है कि अब हम स्वतंत्रता से बढ़ नीचे कोई हम चीज़ नहीं प्राप्त करेंगे। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया जाता है। इसी के समय में प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी होता है। इस तरीके से ये इरविन। उसके बाद वेलिंगटन, इसका सन है 1931 से 1936। देखिए ना, बहुत मुश्किल नहीं हो रहा, आगे की एक लाइन क्लियर हो जाती है, कौन से 31 में है तो आगे क्या होगा, है ना। तो वेलिंगटन के समय में कोई बहुत महत्वपूर्ण बातें नहीं है। 2 घटनाएं मेन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन इसके समय में ही होता है, जबकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में सिर्फ गांधी जी ब्रिटेन गए थे। उसके बाद लिनलिथगो
1936 से 1944। देखिए 1936 से 1944 निम्नलिखितों के समय की प्रमुख घटनाएं हैं। इसमें हमें दिख रहा है ना कि 1939 में जो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है, वो द्वितीय विश्व युद्ध की जो शुरुआत होती है वो निम्नलिखितों के समय में है। साथ ही साथ फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो सुभाष बाबू करते हैं वो इसी के समय में है। पाकिस्तान की मांग जो मुस्लिम लीग करती है 1940 में, पाकिस्तान का पूरा नाम भी आता है, वो इसी के समय में होता है। 1942 का क्रिप्स मिशन निम्नलिखितों के समय में आता है। देखिए ना कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर वैसे पूछ लिया जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन किसके समय में हुआ, फिर ध्यान नहीं आएगा, ऐसे लगेगा क्या पूछ लिया, वायसराय पूछ लिया। लेकिन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन भी इसी के समय में आता है। इस तरीके से निम्नलिखित के समय में ये महत्वपूर्ण घटनाएं हमें दिखाई देती हैं। उसके बाद बेवेल 1944 से 1947, लॉर्ड बेवेल 1944 से 1947, इसके समय की जो शिमला सम्मेलन बुलाया जाता है लॉर्ड बेवेल के समय में, वो एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात है कि इसी के समय में द्वितीय विश्व युद्ध का समापन हो जाता है। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो कैबिनेट मिशन 1946 में आता है ना, संवैधानिक एक संविधान निर्माण के लिए जो प्रमुख रूप से वही जाना जाता है कैबिनेट मिशन, वो भी लॉर्ड बेवेल के समय में आता है। इसके बाद बेवेल, उसकी पत्नी ईवेलीवेमा, इसके बाद माँ आते हैं माउंट बेटन, ईवेलीवेमा उसकी पत्नी का नाम माउंट बेटन। माउंट बेटन 1947 से 1948। माउंट बेटन के समय में ही भारत को आज़ादी प्राप्त हो जाती है। 3 जून योजना माउंट बेटन योजना के नाम से जानी जाती है, 3 जून योजना। और उसके बाद 18 जुलाई को उस योजना में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के उसमें दस्तखत होते हैं और उसके बाद फिर वो भारत विभाजन कन्फर्म हो जाता है। इस तरीके से भारत में वायसराय का पद पुनः समाप्त कर दिया जाता है और गवर्नर जनरल का पद पुनः सृजित कर दिया जाता है। इस तरीके से भारत के अंतिम वायसराय माउंट बेटन और उसके बाद ये भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी और ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में माउंट बेटन जाने जाते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने बड़े आसानी से, एक बार मेरे साथ दोहराते चलिए, इसको एक बार और डिटेल से ध्यान से सुनिएगा और उसके बीच की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन पे शांत चित्त होकर के फोकस करिएगा एकदम शांत मन से, और उसके बारे में याद करेंगे तो पूरी क्रोनोलॉजी बहुत आसानी से याद हो जाएगी। आसानी से कैसे, एक बार हम पुनः उसको देख लेते हैं। अपना वर्णमाला याद ही रहेगा। गवर्नर जनरल आप लोगों ने याद किया है तो का से लॉर्ड कैनिंग, ए से एल्गिन प्रथम, और उसके बाद एक लामेन अली नामक अंग्रेज, ला से लॉरेंस, में से मेयो, नॉर्थ ग्रुप लिटन, वो रिंडफ लेंस लगाता था, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफलिन, लेंसडाउन, और वो एक महाफौजरी था। फिर ऐसे एल्गिन द्वितीय, कर्जन, मिंटो द्वितीय, हार्डिंग, चेम्सफोर्ड, रीडिंग, ये महाफौजरी था। बट उसकी पत्नी इवेलीवेमा, इरविन, वेलिंगटन, लिनलिथगो, बेवेल और माउंट बेटन। इस तरह आप देखिए कि 2 लाइन में 20 वायसराय, कितने 20 वायसराय 2 लाइन में ही क्लियर हो जाते हैं। मुझे लगता है कि अब आपको वायसराय में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और इससे संबंधित जिस भी तरीके से प्रश्न घुमा के आएगा, जैसे ये भी आएगा, उसे आप लोग कर ले जाएंगे। और मैं फिर आपसे अंत में ये कहना चाहूँगा, जिस तरह आपको लगे रहना है कि बात रफ्तार की, दूरियों की नहीं, बात रफ्तार की दूरियों की नहीं, जिनकी हर मील के पत्थर की खबर होती है, लक्ष्य मिलता है उन्हीं दूरियों से। अगर कोई लक्ष्य बना है आपका, कलेक्टर का लक्ष्य बना है, न्यायाधीश का लक्ष्य बना है, प्रोफेसर का लक्ष्य बना है, बाबू का लक्ष्य बना है, जो भी टारगेट बना है आपका, जिस भी डिपार्टमेंट में आप जाना चाहेंगे, तो लक्ष्य मिलता है उन्हीं दूरियों से। एक दूरी तो होगी ना,
और उस दूरियों को आपको तय करना है। तो जिनकी बात रफ्तार की दूरियों की नहीं, जिनकी हर मील के पत्थर की खबर होती है, लक्ष्य मिलता है उन्हीं दूरियों से जिनकी हर मील के पत्थर पर नजर होती है। तो पहले खबर, लक्ष्य की खबर जो कि आपको है, आपको क्या बनना है, कैसे बनना है, आप पूरी तरह से मालूम है। लेकिन उस खबर के साथ साथ आपकी जो नज़र है वो बहुत पैनी होनी चाहिए, और लक्ष्य के प्रति आपकी जितनी पैनी नज़र होगी, फिर वो लक्ष्य आपके से कभी दूर नहीं जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विथ राम नरेश सर। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।